और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभात साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी, जो इस वक़्त गुजरात में मौजूद हैं और कहीं न कहीं गुजरात पर भी सबकी निगाहें हैं। और साथ ही साथ देश की चर्चा ज़बरदस्त तरीके से हो रही है, लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, 2 चरण के वोट भी डाले जा चुके हैं, 5 चरण के चुनाव अभी भी बाकी हैं। सर, अब तक देखा जाए तो किस दिशा में ये चुनाव जाता दिखाई दे रहा है? और अब चुनावी प्रचार का जो धार है ना, वो तेज़ हो गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार में जिस मुद्दे पे चुनाव सबसे ज़्यादा होता है, वो धार्मिक मुद्दे होते हैं और वो अब नेताओं के भाषण में सुनाई देने लगे हैं। जी, बिल्कुल पहले तो मैं आपको बता दूँ जैसा आपने बताया हमारे दर्शकों के हम गुजरात में हैं और गुजरात में भी हम चाय की दुकान पे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडनगर में स्टेशन पे चाय बेचते थे, ये सबको पता है। तो हमने चाय की दुकान पे ही ये चाय पर समीक्षा कार्यक्रम के लिए चुना और हुँ, ये जो दुकान है ये रजवाड़ा चाय वाला है। हालाँकि लोकतंत्र का चुनाव हो रहा है, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जनता मतदान कर रही है, लेकिन हम रजवाड़ी जो चाय है वो पी रहे हैं। लेकिन ये जो आपने कहा कि पहले और दूसरे चरण का जो प्रचार था, उसका अगर हम समीक्षा करें तो देखिए पहला जो चरण था, वो लगभग दोनों पार्टियों ने अपने घोषणा पत्रों पर केंद्रित रखा था। अपने जो कह सकते हैं कि विकास के दावे थे या हुँ, प्रति दावे थे, उस पर केंद्रित था। लेकिन जब देखा कि इस पर जनता बाहर नहीं निकली मतदान करने के लिए और 50% के आसपास या थोड़ा-सा और ऊपर मतदान हुआ, तो सभी पार्टियों की चिंता स्वाभाविक थी। तो उसमें भी उस बार देखिए कि हुआ क्या कि पहला जो चरण हो गया उसमें आपने बताया कि हमने अपने घोषणा पत्र में क्या दिया, आप इस पर फोकस रहे। दूसरा चरण ये आया कि दूसरे के घोषणा पत्र में ऐसा क्या है जिसको विवादित किया जा सकता है, जिसके बिल्कुल। बारे में जो थोड़ा-सा नमक मिर्च लगा के जनता के समक्ष पेश किया जा सकता है और दूसरे के घोषणा पत्र की बातों को, बिंदुओं को इस तरह से प्रचारित किया गया कि जैसे बहुत कुछ नेगेटिव होने जा रहा है। अगर कांग्रेस ने आर्थिक सर्वेक्षण की बात कही है, तो उसको संपत्ति सर्वेक्षण नाम दिया गया और ये हम सब जानते हैं कि एनएसएसओ है जो हमेशा सर्वेक्षण करता ही है। एक आंकड़ा, एक डेटा सरकार के पास होता है कि किस आय का कितना वर्ग है, किसके पास क्या संपत्ति, तो ये लगातार पहले से होता रहा है और शायद कांग्रेस ने उसमें ये चीज़ जोड़कर कि हम उसका समान वितरण करेंगे, ये बात कह के इस तरीके से एक बड़ी गलती कर दी है कि बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया। और आप देखिए कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्दा उठाया उसके बाद से जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, सारे बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, जिस तरह से इसी लाइन पर चलने लगे तो ये देश के कोने-कोने तक मुद्दा मुद्दा पहुँचा और जब प्रधानमंत्री जी ने बात करी मंगलसूत्र की, तो वो महिलाओं के बीच इस तरीके से पहुँचा कि शायद उनका जो सोना है उसको सर्वे के बाद उससे ले लिया जाएगा या उसका किसी और को वितरण कर दिया जाएगा। तो ये एक भ्रम और भय का माहौल पैदा हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष तभी बार-बार कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री से समय माँग रहा हूँ कि मुझे वो समय दें ताकि मैं जो घोषणा पत्र है उसको उन्हें प्रदान कर सकूँ। लेकिन अगर हम देखें कुल मिलाकर तो ये जो मुद्दे हैं उठ रहे हैं चुनाव प्रचार में, अगर हम जब ग्राउंड पर जाते हैं तो वहाँ पर ये मुद्दे उतना काम करते हुए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि जनता असल मुद्दों की बात कर रही है, नेता असल मुद्दों की बात करें ना करें, जनता बेरोजगारी पर सवाल पूछ रही है, जनता महंगाई पर सवाल पूछ रही है, जनता ये पूछ रही है कि आपने जो कहा था कि 15 लाख रुपए सबको देंगे, वो कहाँ है? तो तमाम तरह के सवाल जनता कर रही है, लेकिन जनता ये भी कह रही है कि हाँ, ये बात तो है कि विकल्प नहीं है। विकल्प नहीं है, यही एक बड़ी कमजोरी है विपक्ष की जो कि बीजेपी को फिर से सत्ता में लाता हुआ दिख रहा है ये कमजोरी विपक्ष की। और जब हम बात करते हैं लोगों से बीजेपी के प्रत्याशी के बारे में तो अधिकतर जगह हमें नाराजगी के स्वर सुनने को मिलते हैं। अधिकतर जगह लोग कहते हैं कि वो क्षेत्र में आते नहीं हैं। अधिकतर जगह उनके खिलाफ पोस्टर लगे या उनके खिलाफ बातें कही गई। पार्टी संगठन में भी बीजेपी के उम्मीदवारों के प्रति थोड़ी नाराजगी दिखी। कुछ लोग असंतुष्ट भी दिखे, लेकिन फिर भी सब कुल मिलाकर वही कहते हैं कि आएगा तो मोदी ही। जैसे अभी आपको मैं बताऊं कि अभी एक दिन पहले जब मथुरा में वोटिंग हो रही थी, वहां पर एक पोलिंग बूथ पर हमको वहां पर एक व्यक्ति ने बताया कि हेमा मालिनी जी जैसे ही आई तो महिलाओं की भीड़ लग गई। उन्होंने कहा कि भाई 10 साल में तुमको देखा नहीं, चलो आज देख लेते हैं। लेकिन जब ये पूछा गया उनसे कि भाई चलो आपने 10 साल नहीं देखा इनको तो वोट किसको देंगे? तो वोट मोदी को देंगे। वोट मोदी को देंगे क्योंकि मोदी गारंटी है इस बात की कि जो केंद्रीय योजनाओं का लाभ है वो पूरी पारदर्शिता के साथ उन तक पहुंचे।
मोदी गारंटी इस बात की है कि जो न्याय है वो समय पर सुनिश्चित हो, और खासतौर पे महिला सुरक्षा का मामला हो। आप देखिए कि नारी शक्ति वंदन विधेयक पास कराया गया, जिसका देश लंबे समय से इंतजार कर रहा था। ये बात महिलाओं में है, और हमने अब तक के अपने सफर में पाया है कि प्रदेश कोई सा भी हो, लेकिन अगर बात प्रधानमंत्री की आती है, बात इस बात के ऊपर उठती है कि देश का नेतृत्व किसके हाथ में रहना चाहिए, तो लगभग हर महिला के मुंह से मोदी ही निकलता है। और अगर हम बात करें उत्तर भारत की, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की, तो एक चीज साफ तौर पर देखने को मिलती है कि योगी सरकार के राजकाज में जब महिला सुरक्षा को बड़ा मुद्दा बनाया गया, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार ने जिस तरीके से काम किया, उससे महिलाएं प्रभावित हैं। आप देखिए कि हमको जो महिलाएं कहती हैं कि आज हालत ये है कि हर महिला ईवीएम में बीजेपी का सिंबल ढूंढती है। वो सिंबल अगर ढूंढ रही है तो उसको कोई विश्वास है कि हाँ, ये पार्टी हमारे मुद्दों का हल कर सकती है, या हमें हुँ। सुरक्षा दे सकती है, या हमें जो भी वादे किए जा रहे हैं उसको पूरा कर सकती है। और अगर हम देखें, जो बीजेपी ने एक राम मंदिर को लेकर एक लहर पैदा की थी, अ, वो लहर, हम कहें कि वो वोटों में परिवर्तित होती दिख रही है, ऐसा जमीन पर नहीं है। ये बात सब मानते हैं कि राम मंदिर बना है, एक बड़ा काम हुआ है, और ये बीजेपी ही कर सकती थी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते थे। लेकिन राम मंदिर बन गया इसलिए हम बीजेपी को वोट देंगे, ऐसी हमें स्थिति दिखी नहीं है अब तक। और अगर हम बिल्कुल। बात करते हैं अन्य जो मुद्दे हैं, चाहे वो 370 का मुद्दा हो, चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो, तो ये सब मान रहे हैं कि बड़े मुद्दे हैं और बड़ी समस्याएं देश की हल हुई हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री से उम्मीदें हैं कि अगर उनको तीसरा कार्यकाल मिलता है तो वो शायद और भी बड़े काम करेंगे। और जिस तरह से बहुत से लोग जो कि विदेशों में जाते हैं, वो ये बताते हैं कि किस तरीके से इनके साथ पहले व्यवहार होता था और अब उस व्यवहार में क्या परिवर्तन आया है। कुल मिलाकर अगर हम देखें, अब तक का जो चुनाव प्रचार 2 चरणों का था वो थम गया, मतदान भी हो चुका है, और तीसरे चरण का प्रचार जोरों पर चल रहा है। तो हम अगर अब तक देखें तो एक ही साफ है कि विकल्प का जो अभाव है वो जनता के समक्ष है। तो ये जो चुनाव है, ये चुनाव कोई पार्टी या गठबंधन नहीं लड़ रहा है। अगर आप देखें तो वोट 2 मुद्दों में पड़ रहा है, या तो नरेंद्र मोदी के पक्ष में या विपक्ष में। तो चुनाव बिल्कुल। में मुद्दा सिर्फ मोदी ही है, और मोदी की गारंटी चुनाव में मुद्दा है। मोदी को जो विपक्ष तानाशाह बता रहा है वो एक मुद्दा है। तो ऐसे मैं वही बता रहा हूँ, तो टोटल ये है चुनाव इस बात का है कि मोदी के पक्ष में या विपक्ष में। पार्टी कोई चुनाव नहीं लड़ रही है, और मुद्दे कोई नहीं है इस समय। लेकिन सर कांग्रेस के लिए परेशानियाँ कम नहीं हो रही ना। अब कांग्रेस जी, जहाँ संपत्ति बँटवारे को लेकर भाजपा के आरोपों में घिरी हुई थी, तब तक एक सैम जी, पित्रोदा आ जाते हैं। अब जी, सैम पित्रोदा का जो इनहेरिटेंस टैक्स वाला यानी विरासत कर को लेकर जो उन्होंने बयान दिया, कांग्रेस जी, उसको खुले मन से खारिज या खंडित नहीं कर रही है। वो ये कह रही है जी, कि उनके निजी विचार हो सकते हैं, लेकिन कहीं न जी। कहीं कांग्रेस को बैकफुट पर तो आना पड़ा है और जो भाजपा उठाने की शुरुआत कर चुकी थी, ठीक उसी से मिलता-जुलता बयान सैम पित्रोदा ने देकर कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ा दी। जी, बिल्कुल। और ये जो निजी विचार की बात करी ना आपने, ये निजी विचार ही कांग्रेस की विचारधारा पर भारी पड़े हैं। सिर्फ सैम पित्रोदा के निजी विचार की बात नहीं है, मणिशंकर अय्यर के भी निजी विचार हैं, और भी ऐसे कई सारे विवादित नेता हैं, कर्नाटक वाले दिग्विजय निजी सिंह हैं। विचार हैं, दक्षिण बनाम जी, उत्तर निजी जी। विचार हैं। हाँ, जी, जी, बहुत सारे लोगों के निजी विचार होते हैं, तो जब ये निजी विचार जनता जानती है कि निजी विचार क्या है, और सरकार अगर इनकी बनी तो क्या विचार हो सकते हैं। तो जो संपत्ति सर्वेक्षण की बात करिए, देखिए भारत को हम विकसित बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि जो हमारे जो गाँव है ना, वहाँ पर जो लोग हैं वो बेचारे किस तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं। आप देखिए, सरकार खुद ही कह रही है कि हम इतने करोड़ लोगों को अन्न दे रहे हैं, तो आप सोचिए कि उनका जीवन गुजर वैसे कैसे हो रहा है। इसमें अगर मन में ये डर बैठ जाए कि अगर जो हमारे अभिभावक हैं वो नहीं रहे, तो जो संपत्ति है उसमें से आधी सरकार ले जाएगी, तो वो उसके मन में सोचिए कि वो तो बिल्कुल और ये जो ऐसे जो ये अफवाहें हैं ना, ये गाँव में छोटे शहरों में बड़ी तेज़ी से फैलती हैं, और इसी बात को प्रचारित करके जो दूसरी पार्टियाँ हैं वो चुनाव में लाभ ले लेती हैं। तो सैम बिल्कुल। पित्रोदा जो कहा है, वो हालाँकि उन्होंने कहा है बाद में कि भई मेरे बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया, और मैंने ऐसा कहा नहीं था, अमेरिका में ऐसा होता। तो अमेरिका और भारत की जो आर्थिक सामाजिक स्थिति है उसमें बड़ा परिवर्तन है। जनसांख्यिकीय अगर हम आंकड़ों को देखें तो बड़ा ब उसमें अंतर है।
तो सैम पित्रोदा की बात को कांग्रेस ने जिस तरीके से दृढ़ता के साथ खारिज करना चाहिए था, ऐसा लगता है कि हिचकिचा कर जिस तरीके से जयराम रमेश का आप बयान देखिए, जयराम रमेश ने कहा कि वो हमारे गुरु हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी निजी विचार बता दिया। तो जिस दृढ़ता के साथ चुनाव के समय खारिज करना चाहिए था, सैम पित्रोदा को खरी खोटी सुना देनी चाहिए थी। तो उससे लगता है कि हाँ, कांग्रेस का ये विचार नहीं हो सकता है कि विरासत में जो संपत्ति मिलने वाली है उस पर कर लगाया जाए। तो कांग्रेस जिस तरह से हिचकिचाकर राजनीतिक फैसले करती है, कांग्रेस जिस तरह से हिचकिचाकर किसी मुद्दे पर आगे बढ़ती है, यही जो उसकी हिचकिचाहट देख के मतदाता भी हिचकिचा जाता है कि भैया जब ये खुद ही हिचकिचा रहे हैं तो हम काहे को इनके पास जाएं। बिल्कुल। और राजनीति में हिचकी लगना मतलब कुछ अच्छा संकेत तो नहीं होता है। जी बार-बार जी, आप अगर बिल्कुल। हिचकिचाहट में कोई कदम उठा रहे हैं तो। खैर जी देखना जी। दिलचस्प होगा कि राजनीति किस ओर बढ़ती है और आने वाले दिनों में और क्या-क्या मुद्दे ऐसे उठते हैं जिस पर चुनावी सरगर्मियाँ और तेज होती है। फिलहाल सर आप हमारे साथ जुड़े, गुजरात में आप हैं, बहुत गर्मी भी है, तो अपना ख्याल भी बहुत रखिएगा और गर्मी भी है हमारे तो लगातार जी। जो ज़मीनी फीडबैक है उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तब तक अपने दर्शकों से विदा लेते हैं, यानी मुझे अंकित सिंह और हमारे संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।